Welcome to the channel Easy Trick for the Computer Science student and as well as those students who learn something new in the computer science field and collaborated field of the computer science on these days with the online transaction with the commerce field. So this topic is already available on this channel with part number 1 and part number 2. The link available into the description box of the part number 1 and part number 2. So those students who don't see the previous parts, kindly see the previous parts firstly, and after that you will shift it to that particular part. The creative business on these days for the customer relationship value is very popular, and the activities and new technologies enhanced over here. So in the previous part we was discussing about the unite expression model in the import-export fields with the various categories and the technology. And the next technology we will use over here that aspects of the entire buying journey. जब buying ने कोई journey अपनी चलानी है तो customer की loyalty and value satisfaction का experienced 3 stages में होगा. Pre-purchase, परचेज में और पोस्ट परचेज में. प्री परचेज मीन्स कि उसने लेने से पहले अगर आपका देखा है कॉन्सेप्ट कि आप कैसी चीज़ें देते हो, तो प्री परचेज में आप उससे कोई एड्रेस मांग रहे हो, उसकी आधार कार्ड आइडेंटिफिकेशन मांग रहे हो, तो लॉयल्टी चेक है कि वो आपको दे पा रहा है कि नहीं. परचेज की है उसने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मेथड से किसी से, तो पैसे आपके पास आ गए हैं, तो लॉयल्टी आपकी भी चेक हो सकती है कि पोस्ट परचेज डिलीवर होने से पहले पहले आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली शिपिंग हो रहा है कि नहीं. इन केस उन्होंने अगर सीओडी पे डाला और प्रोडक्ट आपका रिजेक्ट किया है तो आपकी शिपिंग ऑलरेडी लग चुकी है, तो लॉयल्टी कस्टमर की तरफ से भी इशू हो सकती है, आपकी तरफ से भी. बट सबसे पहला हमारा ध्यान क्रिएटिव बिजनेस का यही होना चाहिए कि हम प्री परचेज का भी ध्यान रखें, परचेज का और पोस्ट परचेज का हमेशा ध्यान रखें कि ऑर्गेनाइजेशन के पास एक हार्ड कॉपी फॉर्मेट में उनका पूरा फॉर्मेट होना चाहिए कि उन्होंने क्या मंगवाया था और उन्हें क्यों नहीं मिला, ऐसा कोई इशू भी आता है तो. नेक्स्ट है कि प्रूफ वैलिडेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर वैल्यू क्रिएशन जो प्रूव करती है डिफरेंट बिजनेस मॉडलिंग को, उसमें रिटर्न हमेशा इन्वेस्टमेंट की लॉयल्टी कस्टमर की बिजनेसमैन को देनी पड़ती है. अगर आप ऑटोमेटिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अडॉप्ट किया है पेमेंट का, तो इनकम टैक्स ऑटोमेटिकली पेमेंट डिनाइड नहीं कर सकते आप, बट डिपेंड्स ऑन द सीओडी. सीओडी में ऑटोमेटिकली जब आपका जनरेशन ही सीओडी पे है तो आपका थर्ड पार्टी रिकमेंडेशन होगा, तो आपके पास पैसे किसी थर्ड पार्टी से आएंगे. आप जिस भी वेंडर को सेंटर फॉरवर्ड में किसी डिलीवरी पेमेंट वाले को सेंटर में जोड़ोगे तो उसके भी चार्जेस बीच में वैल्यूएबल प्रोडक्ट में एंटर होंगे. तो प्रोडक्ट का लॉयल्टी ब्रांड सब कुछ जो आपने दे रखा है वो कस्टमर को स्कैनिंग अगर पार्ट का दे दोगे तो उसको बोलो कि स्कैन करेगा अगर उस ब्रांड के पार्ट को, तो लॉयल्टी चेक कर सकता है कि ये प्रोडक्ट जो उसके हाथ में आया है वो एक ओरिजिनल है, कोई थर्ड कॉपी नहीं है. इफ इट इज द फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट तो आपको रिवील करना पड़ेगा इट्स द फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट, इट्स नॉट एन ओरिजिनल प्रोडक्ट, बिकॉज प्रूफ वैलिडेशन उससे भी आप मांग रहे हो, आपकी भी बहुत ज़रूरी होती है. इकोनॉमिकली वैल्यू क्रिएशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाउ यू कैन क्रिएट वैल्यू मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू द different people. To some value means price, economic value, प्रोडक्ट की, सर्विसेज की, अदर सर्विसेज की, प्रोडक्ट में क्या बेनिफिट होना है, बिजनेस में हमें क्या बेनिफिशियल होगा, तो ये हमें उसी के थ्रू पता चलेगा जब हम खुद भी इसमें इन्वॉल्व होंगे बिजनेस में, कि हाउ यू कैन क्रिएट वैल्यू. वैल्यू मीन्स कि जो क्रिएशन अब हम करने जा रहे हैं बिजनेस में, वो वैल्यू कस्टमर्स के साथ जुड़ेगी कैसे, मतलब कस्टमर्स के साथ हमें डिफरेंट पीपल्स के साथ जोड़नी कैसे है. इम्प्रूव करो अपना बाइंग का प्रोसेस जो है, जो वैल्यू एग्जिस्ट करवा रहे हो उसका ध्यान रखो, ब्रांड जो परसेप्शन में दे रहे हो उसका ध्यान रखो, कस्टमर की फीडबैक का ध्यान रखो. यूनिक प्रोडक्ट्स अगर आप लॉन्च करोगे तो डेफिनेटली इस पे वर्क होगा विद द डिफरेंट थिंग्स विद द डिफरेंट पीपल. अगर कोई ऐसी चीज़ है जो डाइट चार्ट से रिलेटेड है, यहाँ से ग्लूटेन फ्री चीज़ें आप निकाल रहे हो, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि किसी को कोई चीज़ सूट नहीं कर रही तो वो इंग्रेडिएंट उसके लिए नहीं बना, तो आप फीडबैक मांगोगे तो प्रायोरिटाइज क्वालिटी ओवर प्राइस नहीं होनी चाहिए. स्ट्रेंथ आपकी होंगी अगर उस मार्केटिंग स्ट्रेटजी में, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो चल सकता है. इफेक्टिव टिप्स यही है इस पार्ट के लिए
कि सबसे पहले आपका पार्ट जो प्ले होना चाहिए वो सबसे पहली इम्पोर्टेंट यही है कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए गुड्स का, सर्विसेज का, कस्टमर्स को कैसे इंक्रीज करने, कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस में लेने का कि उसको कैसे लेना है। तो इम्प्रूविंग बाइंग प्रोसेस से भी आ सकती है। फोकस करो अपने ब्रांड परसेप्शन पे भी, कस्टमर की फीडबैक पे भी करो, पॉजिटिव एक्सपीरियंस रखो, प्रायोरिटाइज क्वालिटी ओवर प्राइस नहीं होनी चाहिए, और उसका व्हाट डज इट टू डू मीन्स की कल्चर एक्टिविटीज, कोई ऐसी एक्टिविटीज उसके अंदर एंटर नहीं होनी चाहिए। व्हाट डज इट डू मीन्स स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है आपकी। दूसरा है कि कस्टमर्स ऑटोमेटिकली एजुकेट अगर नहीं है तो उसको एक फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन का पेज बना के दो, आपकी वेबसाइट पे होना चाहिए। आप ट्रू फॉल्स उसमें से ले सकते हो, यस नो ले सकते हो, कोई एक्सपीरियंस ट्यूटोरियल्स उन्हें दिखा सकते हो, कोई वीडियोस दिखा सकते हो जिसमें से वीडियो देख के वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करे, यस दे नो दे, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है। टारगेट और ऑडियंस को आगे रखिए, ग्रुप्स बनाइए उनके जो सेम टाइप का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उनसे एक बेटर सोल्यूशन मांगिए। एथनिक कैंपेन्स कीजिए, अगर आप अपने सिटी में ही लॉन्च कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली हम ये कर सकते हैं कि एक्सपीरियंस जो होगा उसको फ्री ट्रायल्स पे जान लो, डिस्काउंट्स दो, सब्सक्रिप्शंस दो, को ब्रांडिंग करो, एनकरेजमेंट न्यू कस्टमर्स को उससे मिलेगी। तो रिवॉर्ड लॉयल्टी कस्टमर्स को दो जो बार बार आपसे प्रोडक्ट ले रहे हैं, उनको लॉयल्टी पॉइंट्स दो हर प्रोडक्ट की परचेज के ऊपर। ब्रांड वैल्यूज कस्टमर्स को जो ऑफरिंग करती है, फ्री कंटेंट ऑन योर वेबसाइट दैट इज यूजफुल फॉर रेलेवेंट और नॉट, ये भी कर सकते हो आप। गिव अवेज भी दे सकते हो उन्हें, अगर उन्हें आपके साथ जुड़े हुए पूरा 1 साल हो गया और एवरी मंथ कोई ना कोई प्रोडक्ट उनका आपसे परचेज किया जा रहा है, तो उन्हें आप एक लॉयल्टी टेस्ट कस्टमर में भी एंटर करवा सकते हो, और सेकंड उनको एक ऑफर दूसरों से बेटर आप प्रोवाइड करवा सकते हो, जिससे कि न्यू कस्टमर जो जुड़ेगा उसे एक एनकरेजमेंट मिलेगी। नेक्स्ट है हाउ टू क्रिएट द रियल इकोनॉमिक वैल्यू, कैसे हम अपने कस्टमर के साथ जुड़ के उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ही यही है कि आप जब भी कस्टमर के साथ जुड़ो तो उसी की ही जो फीडबैक है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आपके बिजनेस ग्रोथ में, इकोनॉमिक वैल्यू को ऊपर ले जाने के लिए। सो मस्ट आइडेंटिफाई कीजिए, अंडरस्टैंड करिए कस्टमर्स की वैल्यूज को, उन्हें क्या चाहिए वो दीजिए, उनके फेवरेबल प्राइस रेंज को उतारिए मार्केट में। ये नहीं है कि उनकी बेसिक नीड्स को आप ध्यान में ना रखो और इतना ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट दे दो कि आपके साथ वो कुछ यूज़र जुड़ पाए, उसके अलावा कोई आपके यूज़र में जुड़ ही ना पाए। तो रियल इकोनॉमिक वैल्यू में रिमूविंग करते हैं हम इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस फ्रॉम द नॉमिनल वैल्यू टू द टाइम सीरीज डेटा। जो टाइम सीरीज डेटा आप पढ़ते हो इकोनॉमिक वैल्यू में, वो क्या होता है कि जो वैल्यू दैट पर्सन प्लेसेस ऑन एन इकोनॉमिक गुड बेस्ड एंड बेनिफिट जो आप डिराइव करते हो ना उससे, उसको बोलते हैं। तो इकोनॉमिक वैल्यू रेफर करती है हमें ग्रेटेस्ट प्राइस ऑफ अ कस्टमर इज रेडी टू पे फॉर द प्रोडक्ट फॉर योर सर्विसेज इन द फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो कैलकुलेट जब हम करते हैं रियल इकोनॉमिक वैल्यू को कि कैसे बढ़ रही है, तो उसमें जीडीपी भी काउंट होती है, कैलकुलेट करनी पड़ती है कि नॉमिनल जीडीपी कितनी है, डिफॉल्टर जीडीपी कितनी है। फॉर एग्जांपल की प्राइस अगर आप 1% इंक्रीज करते हो किसी चीज का, तो बेस ईयर के अकॉर्डिंग टू डिफॉल्टिंग नंबर आ गया हमारा 1.01। तो नॉमिनल जीडीपी हो सकती है हमारी कि अगर बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है तो 1 मिलियन को भी टच कर सकती है, अगर नहीं है तो आपकी डाउनफॉल पे भी रह सकती है। तो रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो होंगे नॉमिनल एंड रियल वैल्यू के ऊपर बेस्ड होंगे, मींस कि स्टैटिस्टिक्स जो आपके प्रोडक्ट की बननी चाहिए वो आपकी एक्चुअल प्राइस जो एग्जिस्ट करता है उससे भी बन सकती है, और जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है उससे भी बन सकती है। सो पे योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को उसी हिसाब से कर सकते हो, रिड्यूस करो उन पार्ट को जो अप्रोप्रिएट नहीं है, जिसके ऊपर जीडीपी नहीं बन रही। ऑफर वैल्यू वेरिएबल में एंट्रीज डेफिनेटली अगर आप देते जाओगे तो स्टेप्स हमारे बढ़ते जाएंगे। बी टू बी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर कर सकते हो, क्योंकि बी टू बी ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक वैल्यू में बहुत ज़्यादा हमें हेल्प देती है। वो किस फेज में हेल्प देती है उसकी बात करते हैं कि बी टू बी का मीनिंग यही है, बिजनेस टू बिजनेस। जो बिजनेस टू बिजनेस में हम एंटर करते हैं तो बिजनेस टू बिजनेस की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, क्योंकि ये एक फॉर्म है ट्रांजैक्शन की बिटवीन बिजनेसेस, दो बिजनेस के बीच में, मैन्युफैक्चरर के बीच में, होलसेलर के बीच में, रिटेलर के बीच में, क्योंकि आपका रिलेशन है
होलसेलर के साथ भी, रिटेलर्स के साथ भी। तो B2B आपका प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें बिजनेस टू बिजनेस को हम फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन द बिजनेस कहते हैं, जिसमें मैन्युफैक्चर होलसेलर के साथ जुड़ा होता है, होलसेलर आगे अपने रिटेलर के साथ जुड़ा होता है। तो कंपनीज ऑटोमेटिकली उसमें कंडक्ट में एंट्री हुई है कि बिटवीन द कंपनी एंड द इंडिविजुअल कंज्यूमर है, तो B2C पॉलिसी में आ जाएगा, बिजनेस टू कंज्यूमर वाली में। अगर वो ट्रांजैक्शन बेस्ड है, गवर्नमेंट के साथ कोई है आपका गिव अवे, तो B2G पॉलिसी में आ जाएगा। B2G इज द business to government transaction. So B2B is the transaction of the business conducting between one business and another business like wholesaler and retailer. But when it is entered into the B2B policy, जिसे हम कह रहे हैं कि उसको एंटर करना चाहिए ट्रांजैक्शन के केस में, सप्लाई चेन में भी हो सकता है, कंपनी रॉ मटेरियल पे भी वर्क करती हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग में भी, और कॉमन प्लेसेस भी हो सकते हैं कंपनीज के, कि अगर आपका डीलर बड़ा है तो आपने उसमें एंट्री रखी हुई हो। B2C कस्टमर में जो कंपनी और इंडिविजुअल कस्टमर में होता है, जो डायरेक्ट परचेजिंग सेलिंग करते हैं, वो होते हैं B2C कस्टमर। स्टेप्स क्रिएट करते हैं वैल्यू फॉर कस्टमर्स को इन B2C B2G कैटेगरी में लाने के लिए। सबसे फर्स्ट स्टेप है कि अंडरस्टैंड करो व्हाट ड्राइव्स वैल्यू फॉर योर कस्टमर, उसको मैनेज कैसे करना है हमने। एंड यूजर की कैटेगरी के ऊपर आप जाओगे तो ऑटोमेटिकली ऑफर ही दोगे तो आपको अंडरस्टैंडेबल वैल्यूज हो जाएंगी। सेकंड, वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन आजकल बिजनेस का बहुत ज़्यादा है, तो आपको इनोवेटेड चीज़ें एंट्री करवानी। और यूनाइट वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवस हमें क्या बताना चाह रहा है कि प्रोडक्शन सर्विस मैप कस्टमर की नीड के साथ जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि ग्रोथ ही आपकी कस्टमर की नीड के साथ है। कस्टमर की नीड जब आप ध्यान में रखोगे तो जॉब्स को इमोशनली नहीं आप देख सकते, उसके ऊपर काम करोगे तो आपको हिडन जो आपने चीज़ें उनसे रख रखी हैं वो आपके अपने बिजनेस ग्रोथ में आएंगी। रैशनल चीज़ें होनी चाहिए, जैसे फ्रैक्शनल जॉब्स होती हैं, इमोशनल जॉब्स होती हैं, या फिर आपका ऐसा फेयर होते हैं कि आपको डर लग रहा है, कस्टमर को डर लगता है कि कहीं ऐसी ट्रांजेक्शन कर दी हमने कि ऑनलाइन कर दो और हमारे घर तक चीज़ ना पहुंचे। B2C में ये बहुत ज़्यादा इशू है कि B2C में लोग जल्दी विश्वास नहीं करते। जो बिजनेस टू बिजनेस थर्ड पार्टी वेव है, कि अगर जैसे कोई बड़ा प्लेयर है, आपका Myntra है, फ्लिपकार्ट है, या कोई ऐसा प्लेयर है, वो आपसे पैसे लेके ये नहीं करेगा कि प्रोडक्ट आपको देगा, बट कोई ऐसे अनफेयर सर्विसेज भी हैं जिससे यूजर को ये एक फेयर हो जाता है कि उसका ट्रांजैक्शन अगर किसी गलत हाथ में चला गया तो कहीं वो प्रोडक्ट मुझे दे ही ना, तो वो फिर आपसे COD की डिपेंडेंसी रखेगा कि मुझे COD दो। आप कहते हो मुझे COD नहीं देनी, तो वो आप पे कभी भी विश्वास नहीं कर सकता। कस्टमर की भी नीड समझो कि B2C पॉलिसी में वो इन चीज़ों को नहीं डील कर सकता। प्रोडक्ट सर्विस मैप में क्या होता है कि आपका बेनिफिट है, अगर उसमें COD में तो आप उसको लोगे कि हमें इनकम टैक्स की रूलिंग आउट में ना जाना पड़े, बट अगर आपको लगता है कि ठीक है ले लेते हैं, तो सर्विसेज भी बेटर दोगे क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है उसमें, आपको उसका डर समझ आ रहा है, फेयरनेस समझ आ रही है, फ्रैक्शनल चीज़ें समझ आ रही हैं, तो कॉम्पिटिटिव सोल्यूशन ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे। आप COD की ऑप्शन उसे खोल दोगे तो यूजर आपका COD में रिजेक्शन पावर उसको बोल दो कि अगर रिजेक्ट किया आपने COD के अंदर, तो पॉलिसी मेकिंग पहले ही बना के रखो कि आपको दोबारा प्रोडक्ट कभी भी डिलीवर नहीं किया जाएगा COD पे, फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं होगा। तो ऑटोमेटिकली यूजर भी समझेगा आपकी नीड कि कॉम्पिटिटिव सोल्यूशंस में अगर आपने उसकी नीड समझ के उसको सोल्यूशन दिया है, तो डेफिनेटली वो आपकी नीड के अकॉर्डिंग टू भी एंट्री देगा इस पास के अंदर, और आपका काम जो है वो यूनाइट वैल्यू प्रोपोर्शन कैनवस पे दिखना शुरू हो जाएगा, जो कि हमारी प्रोडक्ट सर्विसेज, कस्टमर की नीड और कॉम्पिटिटिव सोल्यूशन तीनों के साथ फैच हो। सो ये हमारा ट्यूटोरियल है रिलेटेड विद द यूनाइट वैल्यू प्रोपोर्शन कैनवस विद द customers availability in the future, your growth, the business. So the next tutorial definitely will become very soon, by tomorrow. So if you have any type of query or question, kindly comment it to the comment box. Reply will be given definitely within the 24 hours. Till then, take care. Thank you.